हुए थे ना, जब आजाद हुए थे ना 1947 में, उस टाइम एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी। आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, उसमें आपको ये पढ़ना है कि 1950 से लेकर 1990 मतलब 40 साल में एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव आया है, प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया गया, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। क्या मेरी बात आपको समझ आई? आप एकदम टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हो। पहला चैप्टर आपको आजादी के बारे में बताया, अगला चैप्टर बताया प्लान्स कैसे बनाना चालू हुए, और अब जो पढ़ रहे हो आप 1950 से 1990 तक का पढ़ रहे हो। मैं ये चैप्टर करवाने के बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 2 में खुद इटसेल्फ क्वेश्चन थोड़ा कम है, तो चैप्टर 3 छोटा सा है, इसको करवाने के बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कंपाइल्ड। ठीक है। अच्छा, वाई 1990 ओनली? क्योंकि आफ्टर 1990 देश बदल गया था। आफ्टर 1990 हमारे देश की जो तरक्की हुई है, हमने कभी 100 सालों में नहीं देखी थी ऐसी तरक्की। इसलिए हम अपने देश को दो टाइमलाइन में डिसाइड कर देते, बांट देते हैं, 1950 से 1990 के बीच का देश, और 1990 के बाद से आज तक का, एट प्रेजेंट तक का। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, किस सिचुएशन को पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं, उस टाइम हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था बेटा, सरकारें बन रही थी, और हमारे 5 ईयर प्लान क्या 1951 से मेनली चालू हुए। तो हम लोग पीरियड देते हैं कि असल तरक्की जो है वो कब से शुरू हुई है, 1950 के बाद से, और हम एक पीरियड पढ़ रहे हैं 1950 से 1990 का, इस बीच क्या हुआ। फिर 1990 के बाद कभी बाद में पढ़ेंगे कि आज क्या स्थिति है। तो पहले तो अभी हमारा जो चैप्टर है वो इस बात पे फोकस करता है कि 40 साल में हमारा एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस रहा, कब से कब तक, 1950 से 1990 तक। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? पहले ये बोलो, मैंने जो बोला आपको समझा कि नहीं समझा? हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग एग्रीकल्चर की पोजीशन पढ़ेंगे, कब से कब तक के साल की, 1950 से लेकर 1990 तक की, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं चैप्टर हमारा। बहुत इजी चैप्टर है और समझ आएगा आपको। देखना ध्यान से, एक एक लाइन आपको पढ़ा रहा हूं मैं, और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, एग्रीकल्चर की जब आप लोग बात करोगे, तो आपने ये बात पहले भी पढ़ी है कि जब हम लोग आजाद हुए थे, तब हमारे देश में क्या था, बेसिकली लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, मतलब जमींदार हुआ करते थे, जो हमारी ही जमीनों पे हमसे रेंट या लगान दिया करते थे। ये पोजीशन मैंने आपको बताई है। ठीक, हमारा बहुत ज्यादा ही ऑक्यूपेशनल कंट्रीब्यूशन जो था वो एग्रीकल्चर में था। 70 to 75% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में एंगेज थी, ये भी बात मैंने आपको बताई है, और एग्जैक्ट फिगर भी दिखवाया था 72%। आपको ध्यान होगा, चाहे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये हमें ध्यान है, हमने ये पढ़ा है। आजादी के समय एग्रीकल्चर पे जमींदारी सिस्टम चलता था। वो लोग क्या करते थे, हमारी जमीनों से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशरों को देते थे और हमारी जमीनों पे कब्जा करते थे। कौन? जमींदार। हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन अराउंड 72% पॉपुलेशन किसमें एंगेज थी? एग्रीकल्चर में एंगेज थी। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर बात करें कि हमारा एग्रीकल्चर 1950 से 1990 में इसके फीचर कैसे थे, तो फीचर में कुछ खास बदलाव आया नहीं था। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि आजाद हो गए थे, एकदम जादू हो गया, एग्रीकल्चर अच्छा हो गया। हमको पता होना चाहिए प्रॉब्लम या फीचर क्या थे, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यार हमारे यहाँ ना प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम था। प्रोडक्टिविटी लेवल कम होने का मतलब, जैसे जमीन का एक टुकड़ा है, जैसे 1 एकड़ की जमीन है, अब दूसरे देश यदि उसमें 6 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करते थे, तो हमारा जो होता था 1 मेट्रिक टन का होता था। जैसे यूएस वाला 1 एकड़ जमीन पे 6 मेट्रिक टन सामान उगा रहा है, तो हम 1 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते थे। ये बताता था कि हमारे पास उतने अच्छे इक्विपमेंट थे नहीं। ठीक है, हम हाथों से, बैलों से खेती करवाते थे, तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन खेतों में नहीं होता था। ये शो करता है कि 1950 से 90 के बीच में भी हमारे यहाँ लो प्रोडक्टिविटी थी। ठीक, पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? आया ना? बोलो, आ गया। दूसरी चीज जो हमारे यहाँ थी बेटा, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक, देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को आपको मैं समझा रहा हूं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को बोलते हैं कि एक फार्म जैसे, ये एक खेत है, जब वहां पे दो लोग
खेती कर रहे हैं या 2 लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। अमन एक काम कर, डिसकनेक्ट कर और रिकनेक्ट कर, डिसकनेक्ट कर और रिकनेक्ट कर, एक बार दिखने लगेगी। कुछ नेट कनेक्शन में तेरे एरर आया होगा। जब एक खेत है, ठीक है, जब एक फार्म है, 2 लोग काम करते हैं, तो मैं बोलता हूँ 60 kg का भी प्रोडक्शन होता है, 60 kg का प्रोडक्शन होता है। अब इन 2 लोगों के बच्चे हुए 4 नन्हे मुन्ने से, ये बड़े हुए, ये गए सिटी, शहर गए, इनको नौकरी नहीं मिली, ये बेरोजगार रह गए, तो ये क्या करेंगे बताओ? ठीक, 2 लोग थे, पति पत्नी खेती करते थे, 60 किलो का प्रोडक्शन करते थे, इनके 4 बच्चे हुए, चारों शहर गए, चारों को नौकरी नहीं मिली, तो ये क्या करेंगे आपके चारों बच्चे, ये बताओ? बोलो, ये बच्चे क्या करेंगे? शहर गए, इनको नौकरी नहीं मिली, तो ये क्या करेंगे? फटाफट जवाब दो, करेंगे क्या ये? सीधी सी बात है भाई, घर आएंगे, अपने ही फार्म में खेती करेंगे। अब क्या हो गया, इनके आने से भाई खेत में कितने लोग हो गए? 4, ये भी जुड़ गए, तो 6 लोग हो गए। तो यार जब 2 लोग 60 किलो बनाते थे, तो 6 लोग में कम से कम 180 किलो तो बनना चाहिए ना। पर अभी भी जो प्रोडक्शन है वो 60 किलो का ही है। मतलब इन चारों के आने के बाद भी जो प्रोडक्शन है खेत में वो नहीं बढ़ा, तो ये बताता है कि चारों लोग तो अभी भी बेरोजगार है, खाली खेत में आके फोकट में बैठे रहते हैं, कोई काम वाम नहीं करते हैं। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की भी थी। लोग शहरों में काम ढूंढने जाते थे पर काम मिलता नहीं था, तो खेतों में ही वापस आके काम करना चालू कर देते थे, पर उनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं थी, तो खाली खेत में जाके बैठे रहते थे। तो इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोलते हैं। ये शहर से थक हार के आ गए, दिखाने के लिए खेती तो करते हैं, पर एक्चुअल में कोई प्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझ आया कि नहीं? आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। और एग्जांपल चाहिए तो यार, एक दुकान है, वहां मेरा पापा और मेरा भाई बैठता है, ठीक है, मेरे को कहीं नौकरी नहीं मिली, मैं भी वहीं जाके बैठने लग गया, पर कमाई अभी भी उतनी की उतनी है, तो मैं तो फालतू का बैठ रहा हूँ वहां पे व्हाट्सएप चलाने के लिए, तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। आप दिखाने के लिए काम कर रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, आपके आने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो फीचर और प्रॉब्लम देखो क्या थी एग्रीकल्चर में हमारी। सबसे पहला, प्रोडक्टिविटी लेवल कम था, जितना प्रोडक्शन एक जमीन पे होना चाहिए नहीं होता था। दूसरा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी, ज्यादा लोग एंगेज थे, उतना प्रोडक्शन नहीं था। तीसरा, हमारा रेनफॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था। क्या था, हमारी पुअर टेक्निक्स थी, इरिगेशन फैसिलिटी हमारे यहाँ थे नहीं, तो हम लोग बारिश पे ही ज्यादा, आज भी वही सिस्टम है, बारिश पे ही ज्यादा निर्भर होते हैं। अच्छी बारिश होगी तो सीधी सी बात है फसलें अच्छी होगी, खराब बारिश होगी तो नहीं होगी। देन हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब इतनी फार्मिंग करते थे जो हमारे घर की जरूरतों को पूरा करे। हम मार्केट में सामान बेचने पर या क्रॉप्स को बेचने पर उतना विश्वास नहीं रखते थे, मैक्सिमम फार्मर आज भी इसी पे चलते हैं। हमारी टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड थी, दूसरे देशों में एडवांस ट्रैक्टर आ गए थे, हम फिर भी बैलों से ही खेती करवा रहे थे। देन टेनेंट और लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। गांव बहुत सारे ऐसे थे जहां पे आज भी जमींदारी सिस्टम चलता है। तो ये सारे इश्यूज जो थे भाई वो हमारे देश में थे, जो आपको जानना चाहिए। हमारे देश का प्रोडक्टिविटी लेवल कम था, मतलब एक जमीन पे जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं होता था। ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। रेनफॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था। हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग पे चलते थे, मतलब उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितने हमारे घर की जरूरत है। हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी थी, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता था। बहुत सारे किसान जो होते थे ना, वो किराए की जमीन पे भी काम करते थे, तो जो जमीन किराए पे देता था जमींदार, सारा पैसा वही रख देता था, तो इन लोग की कोई कमाई नहीं होती थी, ठीक है। जैसे क्या होता था, मैं गरीब किसान हूं, मेरी जमीन छीन चुकी है, अब आदित्य एक बड़ा जमींदार है, इसकी जमीनें हैं, अब वहां पे जाके मैं खेती करता था, फार्मिंग करता था, तो सारी मेहनत मेरी, और रेंट के नाम से सारा पैसा कौन ले जाता था? आदित्य ले जाता था। ये बहुत बड़ा इशू था हमारे देश में, आज भी है, इसी को बंधुआ बोलते हैं। यूपी, बिहार, पंजाब, बहुत ज्यादा चलता है ये भी। किसानों को बुलाकर खेती करवाई जाती है और उनको कुछ दिया भी नहीं जाता। ये सब इश्यूज थे। आपको ये इशू समझ आए कि नहीं, प्रॉब्लम समझ आए कि नहीं? हाँ या ना, ये बताओ।
आपको हमारे एग्रीकल्चर में 1950 से 90 के बीच की प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं, ये बताओ। और इसमें आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? आगे अब यार प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो जाना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी जाना पड़ेगा। तो हमारी सरकार ने दो तरह के सॉल्यूशन लाए। एक तो लैंड रिफॉर्म्स लाए। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब मैं बता दूं, गवर्नमेंट रूल्स आए ताकि एग्रीकल्चर में होने वाली मुश्किलों को दूर किया जा सके। और दूसरा, एक रिवॉल्यूशन चालू किया गया जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये एक मेजर है, हाँ मतलब अभी तो नहीं है, एक मेजर है टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। फिर सुन लो मेरी बात को पूरी तरह से। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक तो लैंड रिफॉर्म मेजर लाया गया है, मतलब गवर्नमेंट के ऐसे नियम जिससे खेती किसानी आसान हो जाए। और दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन मेजर लाया गया, जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चलता है ना, 1970s में ग्रीन रिवॉल्यूशन चलता था, खेती बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाओ, ठीक है, जय जवान जय किसान, ग्रीन रिवॉल्यूशन चलता था। तो दोनों को अपने को पढ़ना है, जैसे लैंड रिवॉल्यूशन पहले पढ़ेंगे फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो जो लैंड रिफॉर्म आए थे उसमें बेसिकली क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ अपने रूल्स बनाए ताकि जो एग्रीकल्चर की पोजीशन है देश में सुधरे। तो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स क्या है, सबसे पहले उन्होंने इंटरमीडियरीज को अबॉलिश कर दिया। मतलब भारत में जमींदारी सिस्टम जो था उसको बैन कर दिया गया। सरकार ने बोला जमींदार से नहीं होंगे, किसान अपनी जमीन के खुद मालिक होंगे, ओनर्स होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स दिए ताकि जमींदारी सिस्टम को क्या किया जा सके, अबॉलिश किया जा सके, हटाया जा सके, ठीक है, ये स्टेप दिए गए। इसमें आइडिया ये था कि जो फार्मर्स है जिनकी जमीनों पे पहले जमींदार ने कब्जा कर दिया था, वो जमीनें वापस फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जा सके। आप बताओ, आपको ये चीज क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना? ऐसा करने से यह हुआ कि करीबन 200 लाख मतलब 2 करोड़ फार्मर बंधुआ मजदूरी से आजाद हो गए। 2 करोड़ फार्मर बंधुआ मजदूरी से आजाद हो गए करीबन, ठीक। ये पहला मेजर था सरकार का, जमींदारी को हटा दिया भारत से, किसानों को उनकी जमीन वापस लौटाई गई। जो बंधुआ मजदूर थे, करीबन 2 करोड़ बंधुआ मजदूर इस चक्कर में छूटे हैं, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ने लैंड सीजिंग ला दी। लैंड सीजिंग का मतलब होता है लिमिटेड ओनरशिप। पहले सिस्टम क्या चलता था, पावर रूल चलता था कि मेरी नजर के सामने जितनी दूर तक जमीन गई सब पे मेरा कब्जा। गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन सिस्टम ला दिया, जितनी जमीन खरीदोगे उतने का रजिस्ट्रेशन होगा, उससे ज्यादा जमीन आप खरीद नहीं सकते, एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप जमीन नहीं खरीद पाओगे। गवर्नमेंट ने नियम ला दिया, तो इससे जो पहले जमीनों पे कब्जा होता था वो सिस्टम हट गया, ठीक है। गवर्नमेंट का तो इवन ये भी रूल है कि आप एक हद से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते या खेती किसानी की जमीन नहीं खरीद सकते, इसको लैंड सीजिंग बोलते हैं। एक हद से ज्यादा आप जमीनें नहीं खरीद सकोगे, तो इससे क्या होगा, किसानों की जमीन उनके पास रह गई। तो दो रिफॉर्म्स आप दिमाग में बिठा लो, जमींदारी सिस्टम को बंद कर दिया गया और लैंड सीजिंग लगा दी गई कि आप एक फिक्स लिमिट तक ही जमीन खरीद सकते हो, उससे ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते। और कुछ जमीनें फार्मर के लिए रिजर्व कर दी गई जिसको शहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ, आपको ये क्लियर है कि नहीं, आपको ये क्लियर है कि नहीं है? आपको लैंड रिफॉर्म समझ आए कि नहीं? सभी लोग मेरे को हाँ या ना करके बताओ, ये सभी से हैंड रेस करके बताओ, तुम चैट में बताओ तुमको ये समझ आया कि नहीं आया। देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत इजी, अगर तुम फोकस करके पढ़ोगे ना तो फुल मार्क्स इसमें एकदम अच्छे से स्कोर कर दोगे, ठीक है। अब यार ये ना सरकारी रिफॉर्म्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिफॉर्म मतलब सुधार होता है, तो गवर्नमेंट के सुधार थे, हो गया। दूसरी चीज, हमारे देश में एग्रीकल्चर की स्थिति सुधारने के लिए लाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। यह हमारे देश में सबसे बड़ी चीजें जो इवेंट हुए उनमें से एक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में पूरी गवर्नमेंट ने अपनी पूरी पावर लगा दी कि देश में एग्रीकल्चर को जबरदस्त तरीके से ग्रो किया जाए।
एग्रीकल्चर को जबरदस्त तरीके से ग्रो किया जाए। एक तरह से अभियान चलाया गया कि देश में जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को पहुंचाएंगे। पहुंचाने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। तो ये 1960s में चालू हुआ बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हुआ, ठीक है। इसमें स्ट्रेटजी या एम क्या था? इसमें एम ये था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हमें बढ़ावा देना, ठीक है। इसके लिए हमने कोशिश करी कि किसानों तक फर्टिलाइजर्स पहुंचे, उनको क्रेडिट दिया जा सके, लोन दिया जा सके। अगर कोई फार्मर ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहा है या मशीन से नहीं खरीद पा रहा है, उसको लोन दिलवाया जाए। मार्केटिंग फैसिलिटीज पे ध्यान दिया जाए। मार्केटिंग फैसिलिटीज मतलब क्या? फार्मर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाते थे, सरकार उनके लिए मार्केट्स बनाई ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो ओवरऑल 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हुआ और इसका एम यही था कि पूरे देश भर में क्या किया जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अब आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आप आपको ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? हैंड रेस करके चैट में बताओ क्लियर है कि नहीं भैया। क्लियर है। तो पढ़ना क्या है ये ध्यान से सुनो। ग्रीन रिवॉल्यूशन की थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ दो, ठीक। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ दो ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ताकि आपको क्लियर रहे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पे आना। जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारी 75% तक की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। हम लोग मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम था। तो इन चीजों को दूर करने के लिए क्या किया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टेप लिया गया। इस स्टेप में जो प्रॉब्लम्स थी कि प्रोडक्शन कम था या हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में गवर्नमेंट ये कहती थी प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करो। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब होता है HYV सीड्स का यूज करो। ये ऐसी खाद या ऐसी सीड्स होती हैं जिससे प्रोडक्शन जो होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में फेजेस में फैला है, स्टेजेस में। इसका पहला फेज जो था ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेटा, वो 1960 से 1970 तक में था, 1960 से 70s में था, ठीक है। इस समय ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था देश के कुछ हिस्सों में ही फैल पाया था, जैसे पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु एक्सेट्रा। यहाँ के लोग HYV सीड्स का, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, मतलब ऐसी सीड जो हायर प्रोडक्शन करके देती हैं, उसका यूज करना चालू कर दिए थे। फिर इसका अगला फेज जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो 1970 से 1990 के बीच चला, 1970 से 80s तक का, जिसमें पूरे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन फैल गया। तो आपको ये फेजेस एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, कितने फेजेस में ग्रीन रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा है। तो आपका आंसर इसमें आपको समझ लो क्या होना चाहिए। आपका आंसर यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इसका पहला फेज कब से कब तक था? 1960 से 70 तक का इसका पहला फेज था। तब ये पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु जैसे हिस्सों में बढ़ रहा था। अगला फेज 70 से 80s तक का था, जब ये पूरे देश में फैल गया। अब आप बताओ बेटा, आपको ये समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? फेजेस समझ आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है समझ आया कि नहीं आया? ये आपसे सवाल है मेरा। ये सभी लोग बताओ भाई, समझ आया कि नहीं, क्लैरिटी है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? आपको क्लियर, ठीक है। तो यार यहाँ पे जाके ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। आपको आज का एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे क्या हुए, मेरिट्स क्या हुए, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के नुकसान क्या हुए, लॉस क्या हुआ इससे, ये पढ़ना खुद से, ठीक है। इसको खुद से पढ़ना, रेस्ट चैप्टर खत्म हो गया। आप इन दोनों चीजों को खुद से पढ़ना, क्या क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। नहीं समझ आया तो मैं बताऊंगा कल जब आप आओगे। और अगर आप नहीं पढ़े होगे तो मैं 5 मिनट इसको करा भी दूंगा आपको। कल मैं आपको क्वेश्चन बनवाऊंगा इसके, कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस बनवाऊंगा चैप्टर नंबर 2 और 3 के। छोटा सा चैप्टर था, इतना ही था, खत्म हो गया बेटा। दैट्स इट, है ना? यही करना है अपने को, ये आप करो। कल मिलते हैं हम लोग
कल ये पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट पढ़ के ही आना। आई होप बाकी चैप्टर समझ आ गया है। ये नोट्स मैं आपको 2 बजे तक भेजूंगा, ये चैप्टर का नोट्स आपको मैं 2 बजे तक भेजूंगा, पढ़ना 2 बजे तक भेजूंगा, ठीक है, बस ये करो।